हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में सारा समझेंगे। तो मदरबोर्ड क्या होता है कि जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, किसी भी कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। ओके, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, किसी भी कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड को और क्या क्या कहा जाता है? इसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, प्लेनर बोर्ड भी कहा जाता है। ओके, तो मदरबोर्ड के अंदर होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें मदरबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बोलता है कि ऑल द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड टू दिस बोर्ड, बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो इस बोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं। कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं? लाइक सीपीयू भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सपेंशन स्लॉट्स, पीएसआई स्लॉट्स, यूएसबी पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं। कौन कौन सी? सीपीयू भी कनेक्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी फुल फॉर्म है, ये भी मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड में कनेक्शन इसका भी होता है। रोम, जिसको रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है। तीसरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं बहुत सारे, वो भी कनेक्ट होते हैं। पीसीआई स्लॉट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, वो भी कनेक्ट होते हैं। और इसमें मेन क्या होता है कि आल्सो इंक्लूड कंट्रोलर्स फॉर डिवाइस। इसमें कुछ कंट्रोलर्स भी होते हैं कुछ कुछ डिवाइस के लिए, जैसे कि हार्ड डिस्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंट्रोलर्स मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। डीवीडी ड्राइव्स के लिए, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए। ओके, तो हमने यही पढ़ा कि मदरबोर्ड क्या है। एक मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का जो होता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड को और क्या क्या कहा जाता है? मेन बोर्ड कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड कहा जाता है और प्लेनर बोर्ड कहा जाता है। ये जो मैंने बोला कि मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। वो तो हमने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन सी डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस, वो इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं। लेकिन जैसे कि सीपीयू पढ़ा, रैम, रोम एक्सपेंशन स्लॉट, पीएसआई स्लॉट, यूएसबी पोर्ट। इनके अलावा भी हम पढ़ते हैं कि अब कंपोनेंट्स मदरबोर्ड किन किन चीज़ों से बना हुआ है। नंबर फर्स्ट है हमारे पास सीमॉस बैटरी। दूसरा है एक्सपेंशन स्लॉट्स। तीसरा है बियोस चिप। चौथा है पीएसआई स्लॉट्स। पांचवा है फैन। छठा है प्रोसेसर चिप। और सातवां है बसेस। हमारे पास जो सीमॉस बैटरी होती है, सीमॉस बैटरी क्या होती है? इसमें जितनी भी हार्डवेयर की सेटिंग होती है वो सारी सीमॉस बैटरी के अंदर स्टोर होती है। वो सीमॉस बैटरी का यही काम होता है कि हार्डवेयर की सेटिंग को मेंटेन करके रखना। ये जो सीमॉस बैटरी का क्या काम है कि हार्डवेयर की जितनी भी सेटिंग है उनको मेंटेन करके रखना। ओके, तो ये जो सीमॉस बैटरी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म बहुत बार हर एक पेपर में पूछा जाता है, जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओके, दूसरा है हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या है, ये स्लॉट्स कौन से होते हैं। बियोस चिप है, इसके अलावा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप। ओके, पीएसआई स्लॉट्स होते हैं बहुत सारे, फैन लगे होते हैं, प्रोसेसर की चिप लगी होती है और बसेस होती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स कि कैसे कैसे कनेक्शन यूनिट्स का होता है, क्या क्या कनेक्शन इनके अंदर होते हैं, वो सारा पढ़ेंगे हम।
तो सबसे पहले हमारे पास बसेस होती है। हमने पढ़ा कि मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी बसेस होती है। अब हम इन बसेस का काम पढ़ते हैं कि जो मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट है बसेस, इन बसेस का क्या क्या काम है। ओके, तो सबसे पहले बस क्या होता है, आपको पेपर में आ सकता है कि बस ऊपर पे डिफाइन करो और नीचे 3-4 डेफिनेशन दी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि बस मेन है क्या। तो बस क्या है, बस इज़ अ सेट ऑफ वायर्स, बस इज़ अ सेट ऑफ वायर्स विच कैरी वन बिट ऑफ डेटा। तो बस क्या है, एक सेट ऑफ वायर्स है, बहुत सारे सेट का वायर्स है, वायर्स का सेट है, बसेस है क्या, सेट ऑफ वायर्स जो क्या कैरी करती हैं, वन बिट ऑफ डेटा। वन बिट ऑफ मतलब, एक बिट का मतलब क्या है, बाइनरी डिजिट। एक बिट मतलब जो कि होल्ड करता है सिर्फ या तो ज़ीरो कैरी करके लेता है, या जो ज़ीरो कैरी करता है, या वन। बिट मीन ज़ीरो और वन। ओके, जो सिर्फ वन बिट ऑफ डेटा को कैरी करते हैं उसको बस बोलते हैं। तो बस हमारे पास क्या है, बसेस की टू टाइप्स हैं हमारे पास, मेनली बसेस की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल बस एंड नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल बस। नंबर फर्स्ट इज इंटरनल बस एंड नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल बस। अब हम पढ़ते हैं कि इस इंटरनल बस का क्या काम है, इंटरनल बस बोलते किसे हैं और इसका क्या क्या काम है। ओके, तो इंटरनल बस क्या होता है कि दिस बस कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड। इस बस का क्या काम होता है कि मदरबोर्ड के अंदर किन चीज़ों को कनेक्ट करके रखना, सीपीयू और सिस्टम की मेमोरी को। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेकेएसएसबी में कि वो कौन सी बस है जो मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू और सिस्टम मेमोरी को कनेक्ट करके रखती है आपस में। कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, वो उस बस का क्या नाम है। आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस, सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल बस का क्या काम होता है कि वो कनेक्ट करती है कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स को, सीपीयू और सिस्टम मेमोरी के अंदर, उन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन मेंटेन करके रखता है, इंटरनल बस। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। इंटरनल बस को और क्या कहते हैं, इंटरनल बस इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम बस। इंटरनल बस को सिस्टम बस भी कहा जाता है। इसको नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनल बस इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम बस। इसमें दोनों क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछे गए हैं ऑलरेडी। इंटरनल बस वो कौन सी बस है जो सीपीयू और सिस्टम मेमोरी के बीच में कनेक्शन मेंटेन करके रखती है, जो आपस में उनको कनेक्ट करके रखती है। तो वो कौन सी बस है, इंटरनल बस। और इंटरनल बस को और क्या कहा जाता है, सिस्टम बस। अब इंटरनल बस को फर्दर 3 बसेस में आगे डिवाइड किया गया है। इंटरनल बस को फर्दर 3 बसेस में आगे डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज कंट्रोल बस, नंबर सेकंड इज एड्रेस बस एंड नंबर थर्ड इज डेटा बस। अब हम इनको एक एक करके आगे समझते हैं कि इन बसेस का क्या काम है। पहले तो हमने इंटरनल बस का काम समझा कि इंटरनल बस का क्या काम है कि इंटरकनेक्शन, वो एक कनेक्ट करके रखती है, सीपीयू और सिस्टम मेमोरी को आपस में कनेक्ट करके रखती है। और इंटरनल बस को और क्या कहा जाता है, सिस्टम बस। अब हम इंटरनल बस की जो फर्दर 3 टाइप्स हैं, नंबर फर्स्ट इज कंट्रोल बस, नंबर सेकंड इज एड्रेस बस और नंबर थर्ड इज डेटा बस। अब इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का क्या काम है, सिंपली कंट्रोल बस का ये काम है कि डेटा को, जो भी मेमोरी को एक्सेस करना और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी होती हैं, ये कंट्रोल बस के थ्रू हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, कंट्रोल बस का क्या काम है, द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कैरिड बाय कंट्रोल बस। मेमोरी को अगर एक्सेस करना होगा या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करना होगा तो हम किसके थ्रू वो कर सकते हैं, कंट्रोल बस के थ्रू कर सकते हैं। ओके, नंबर सेकंड है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस का क्या काम है कि अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी का एड्रेस कौन कैरी करके रखता है, कौन लेके चलता है, एड्रेस बस का ये काम होता है कि वो इनका मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो एड्रेस है वो कैरीड करके लेती हैं। मतलब ये है कि वो मेंटेन करके रखती है, उनका काम होता है कि उस एड्रेस को लेके जाना। ओके, डाटा बस का क्या काम है, डाटा बस का क्या काम है,
डाटा टू बी ट्रांसफर्ड इज कैरिड बाय डाटा बस। अगर डाटा कहीं लेके जाना है तो डाटा बस का काम है, अगर एड्रेस कहीं लेके जाना है तो एड्रेस बस का काम है, अगर कोई मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करना है तो वो कंट्रोल बस का काम है। ओके, आई होप आपको इन 3 बसेस का काम समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल बस, नंबर फर्स्ट इज इंटरनल बस और नंबर सेकंड कौन सा है, एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस का क्या काम होता है, एक्सटर्नल बस का क्या काम होता है, इट कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। एक्सटर्नल बस का क्या काम होता है कि जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस का मतलब क्या है, लाइक कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाना, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, इसके अलावा जो बचता है उनके साथ उनको कम्युनिकेट करवाना, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या हमारे पास होता है, लाइक हमारे पास टच पैड है, लाइट पेन है, प्रिंटर है, ओके, बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोफोन वगैरह है, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है कि जो सॉकेट मदरबोर्ड के अंदर होता है उसको एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। नंबर आगे है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को भी कनेक्ट करता है टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट पोर्ट्स कौन से हैं, लाइक हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव है हमारे पास, मोडेम है, ये सारे हमारे पास इनपुट पोर्ट्स हैं, इनको भी कनेक्ट करवाते हैं टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। आउटपुट पोर्ट्स कौन से हैं, लाइक सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट हमारे पास है, पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी है, इथरनेट पोर्ट है। ये जब आगे आगे हम इस सीरीज़ को चलाते जाएंगे हम इन पोर्ट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सीरियल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट क्या होता है, यूएसबी क्या होता है, ओके, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, इथरनेट पोर्ट क्या होता है, इनके सब बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, एक्सटर्नल बस को और क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल बस को और कहा जाता है एक्सपेंशन बस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सटर्नल बस आल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंशन बस, इंटरनल बस इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम बस। ओके, तो ये पढ़ा आज हमने बसेस के बारे में, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं कि टिडबिट्स क्या होता है, बफर क्या होता है, अकुमुलेटर क्या होता है, स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में आगे आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या है, यूपीएस की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जेकेएसएसबी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या इसके अलावा कोई भी अगर एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ रहा है तो वहाँ पे भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके, यूपीएस का क्या काम है, यूपीएस का काम होता है कि provide emergency power to a load when main power or input power source fails। ये क्या करता है कि एक इमरजेंसी में पावर सप्लाई करता है लोड को, जब मेन पावर फेल हो जाती है, मेन पावर फेल हो जाती है तो तब इस यूपीएस का क्या काम होता है कि इमरजेंसी पावर प्रोवाइड करना लोड को, जो कि लोड उस टाइम चल रहा हो, जो भी प्रोसेसिंग चल रही होती है उस टाइम उसको पावर प्रोवाइड करना। ओके, ये काम होता है यूपीएस का। नेक्स्ट है हमारे पास बफर। बफर क्या होता है, तो बफर इज टेम्पररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स द डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। बफर हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज होते हैं, बफर में हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन टेम्पररी बेसिस पे, परमानेंटली उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड द डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, जहाँ पे रजिस्टर डेटा को होल्ड करके रखते हैं आगे कोई एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। मैंने आपको समझाया था वहाँ पे कि रजिस्टर्स जो क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट क्विकली वो डाटा को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं। अब उन्हीं रजिस्टर की बात यहाँ पे हो रही है कि इन रजिस्टर, वो रजिस्टर क्या करते हैं कि टेम्पररी स्टोरेज करके रखते हैं, वो जो डेटा उनको प्रोवाइड होता है, वो जो डेटा उनके पास होल्डर होता है, तो वो किस में स्टोर करके रखते हैं, बफर में स्टोर करके रखते हैं फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। ओके,
और ये जो बफर होते हैं ये शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डेटा स्टोर करके रखते हैं, कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखते हैं, कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके रखते हैं, देन उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो ये उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अकुमुलेटर। क्या है नेक्स्ट? अकुमुलेटर। अकुमुलेटर इज़ अ रजिस्टर। अकुमुलेटर, अब हमने पढ़ा कि रजिस्टर और अकुमुलेटर क्या है, वो भी एक तरह का रजिस्टर है। अकुमुलेटर इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर। ये भी अकुमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है। अकुमुलेटर इज अ रजिस्टर इन अ सीपीयू, क्योंकि आपको पता है कि रजिस्टर कहाँ पे होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। ओके, बोलता है अकुमुलेटर इज अ रजिस्टर इन अ सीपीयू इन विच इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट आर स्टोर्ड। तो देखो अर्थमेटिक और लॉजिक, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि अकुमुलेटर एक रजिस्टर है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। मैंने आपको समझाया था कि अर्थमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट्स कौन से होते हैं, जब कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम करते हैं, या कोई भी कंपैरिजन लाइक एंड, और, नॉट, ज़ॉर, ये जब भी ऑपरेशन करते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है वो किस में स्टोर किया जाता है? अकुमुलेटर। अकुमुलेटर क्या है? एक रजिस्टर है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पुरानी एग्जांपल यहाँ पे समझाती हूँ। मैंने पिछली टॉपिक्स में, पिछली वीडियोस में आपको बोला था कि मान लीजिए हम 2+3 एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 2+3 जब भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, जब उसकी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, तो 2+3, ये जो 2 और 3 है, ये कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू के अंदर ये कहाँ स्टोर होता है? रजिस्टर्स में। कौन से रजिस्टर में? अकुमुलेटर में। अकुमुलेटर में जब स्टोर होता है, जब इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, मतलब 2+3 अकुमुलेटर में स्टोर हो गया, और बाद में जब 2+3 रिजल्ट आया 5, तो ये 5 भी बाद में अकुमुलेटर में स्टोर होता है। और जब ये 5 अकुमुलेटर में स्टोर होता है रजिस्टर में, रजिस्टर बाद में फर्दर प्रोवाइड करता है डेटा, और वो बाद में यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है रिजल्ट। ओके, तो ऐसे फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो अकुमुलेटर का यही काम होता है, जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके रिजल्ट को स्टोर करके रखना। ये किसका काम होता है? अकुमुलेटर का। और अकुमुलेटर है क्या? एक टाइप का रजिस्टर है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पीड ऑफ प्रोसेसर। क्या पढ़ेंगे अब हम? स्पीड ऑफ प्रोसेसर। हमारे पास जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसको मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, या मेगा हर्ट्स में। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टिटबिट्स में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है ये सारा जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसर को मेजर किया जाता है मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड में या मेगा हर्ट्स में। ये तो मेजर किया जाता है, लेकिन किस से मेजर किया जाता है इसको? क्लॉक स्पीड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट है हमारे पास डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? सिंपली मैं आपको समझाती हूँ, आपको इसकी फुल फॉर्म से भी पता लगा होगा कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्टली किसी मेमोरी को एक्सेस करना। तो क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी ऐसा एक ऐसा मेथड होता है जो हमें, जो इनपुट और आउटपुट, हमारे पास जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उनको ये अलो करती है कि आप सेंड और रिसीव करो डेटा को डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से। इसमें सीपीयू की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ऐसा मेथड है जिससे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से, विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू। सीपीयू की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफ़र भी कर देते हैं और सेंड भी कर लेते हैं। ओके, सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। कहाँ से? डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से, या प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। इसमें सीपीयू की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मशीन साइकिल। अब हम पढ़ते हैं मशीन साइकिल क्या होता है। मशीन साइकिल इज डिफाइंड बाय टाइम दैट टेक्स टू फेच टू ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर
and perform ALU operations and store result in a register. मशीन साइकिल हम किसको बोलेंगे? मशीन साइकिल बोलता है is defined by time day takes to fetch two operands. ये operands क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि operands क्या है. मैं फिर से वही एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ कि 2+3 एग्जांपल ले लो. 2+3 ये जो 2 और 3 है इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑपरेंड. और ये जो बीच में प्लस है 2+3 2 और 3 को बोलते हैं ऑपरेंड. और ये जो बीच में प्लस है इसको बोलते हैं ऑपरेटर. क्या बोलते हैं? ऑपरेटर. आपको पहले जो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको समझ आनी चाहिए, तब जाके आपको कोई भी कन्फ्यूजन कंप्यूटर में नहीं होगा. जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे आपको अच्छे से दिमाग आप उसको एनालाइज कर पाओगे कि कैसे चल रहा है साइकिल, मशीन साइकिल कैसे चल रहा है, कैसे रजिस्टर हो रहे हैं. तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ऑपरेंड है क्या. ऑपरेंड क्या है? हमारे पास मान लो 2 वेरिएबल्स हैं 2+3. हमने एक एग्जांपल दी मैंने. 2 और 3 जो है इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं और हमारे पास जो प्लस है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं. ओके. तो मशीन साइकिल इज डिफाइंड बाय टाइम डेट टेक्स टू फेच 2 ऑपरेंड्स. 2 ऑपरेंड्स मीन 2 और 3. तो 2 ऑपरेंड्स को फेच करना रजिस्टर से एंड परफॉर्म ALU ऑपरेशंस एंड स्टोर रिजल्ट इन अ रजिस्टर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि 2+3 हमारे पास था. 2 और +3 को पहले क्या करना? उन ऑपरेंड्स को फेच करना. 2 और 3 को फेच करना रजिस्टर से. कौन सा रजिस्टर? मान लो अकुमुलेटर रजिस्टर था, उसमें 2 और 3 स्टोर था. 2 और 3 कहाँ स्टोर था? अकुमुलेटर में. ये जब स्टोर था उसके बाद उनको फेच करना और उन पे ALU ऑपरेशन करना, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन उनको उन पे करना 2+3 पे. उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 2+3 में रिजल्ट क्या आएगा? 5. और उस 5 को फिर से अकुमुलेटर में स्टोर कर देना. ये सारा जो टाइम इसमें लग रहा है इस सारे टाइम को हम बोलेंगे मशीन साइकिल. ये जो पूरा साइकिल चला, सबसे पहले 2+3 को इन 2 ऑपरेंड्स को फेच करना रजिस्टर से इन 2 ऑपरेंड्स को फेच करना. उसके बाद उनको फेच करने के बाद अकुमुलेटर में हमने इनको लाया, रजिस्टर से लाया. ओके. अकुमुलेटर में स्टोर थे, वहाँ से लाना 2 ऑपरेंड्स को, उस पर ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन 2 और 3 पे परफॉर्म करना और उसको फिर से रजिस्टर में स्टोर कर देना. मतलब वो जो रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट को स्टोर करना रजिस्टर में. मतलब जो हमारे पास 5 रिजल्ट आया उसको फिर से अकुमुलेटर में स्टोर कर देना. तो ये जो पूरा प्रोसेस चला, ये जो इतना टाइम हमें लगा, इस पूरे टाइम को जितना भी टाइम लगा है इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? मशीन साइकिल. ओके. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. मैंने अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश की है, तो आप बार बार इसको रिपीट करके देखना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी. ओके. देन पाइपलाइनिंग किसे बोलते हैं? ये जो टर्म्स मैं बता रही हूँ स्पेशली ये प्रीवियस जो पेपर हुए हैं JKSSB के उन सब में ये क्वेश्चन आए हुए, इसलिए मैंने ये आपके सामने ये लाए हैं. ये सारे टॉपिक्स ये क्रक्स में बना के लाई हूँ इसलिए कि आप जब भी पेपर देने जाओ तो आपको कोई भी पॉइंट्स, आपका एक भी नंबर कंप्यूटर में ना छूटे. इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. आगे हमारे पास पाइपलाइनिंग का क्या मतलब है? पाइपलाइनिंग बोल रहा है पाइपलाइनिंग इम्प्रूव्स एग्जीक्यूशन स्पीड by executing several instruction into parallel. पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ चल रही है, एक साथ उनकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है. तो जब एक साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी तो उससे क्या होगा कि इम्प्रूव होगी एग्जीक्यूशन की स्पीड, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, CPU की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि CPU ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो एक बेस्ट कंप्यूटर उसी को कहा जाएगा जहाँ पे CPU की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, जहाँ CPU ज़्यादा काम करेगा. तो पैरेलल एग्जीक्यूशन में क्या होगा? बहुत सारे टास्क पैरेलली परफॉर्म किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ सीरियल. इसमें क्या होता है? पैरेलली एग्जीक्यूशन होती है, सीरियली एग्जीक्यूशन नहीं होती. ओके. पाइपलाइनिंग को और क्या कहा जाता है? पाइपलाइनिंग को कहा जाता है इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच. पाइपलाइनिंग को और क्या कहा जाता है? इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सॉकेट्स. सॉकेट्स क्या होता है?
सॉकेट्स आर कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप ऑन मदरबोर्ड। आपको पता है कि सॉकेट क्या होते हैं? सॉकेट क्या होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर जहाँ पे चिप कनेक्ट की जाती है, तो उसको सॉकेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल चलता कैसे? नंबर फर्स्ट क्या होता है? सबसे पहले फैचिंग होती है। ओके, डाटा को फैच किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। कहाँ से? मेमोरी से। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल सबसे पहले कैसे चलता है इसको ध्यान से समझिएगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है हमारे पास मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, उसको सबसे पहले फैच किया जाता है। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट। जब उसको फैच किया गया इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, नंबर सेकंड पॉइंट होता है डिकोडिंग। इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है ऑपरेशंस के लिए। नंबर सेकंड, पहले फैच किया जाता है, फिर उस जो फैच की गई इंस्ट्रक्शंस को डिकोड किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की जाती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, नंबर फोर्थ, फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो 4 बेसिक स्टेप होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है मेमोरी से। नंबर सेकंड होता है डिकोडिंग। नंबर थर्ड होता है एग्जीक्यूशन। और नंबर फोर्थ होता है स्टोर। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल ऊपर से दिया होगा कि ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहले फैच होता है, नंबर सेकंड पे डिकोड दिया होगा, नंबर थर्ड दिया होगा स्टोर, फोर्थ एग्जीक्यूट। तो 4 ऑप्शन आपको बना दे के देंगे वहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइकिल कैसे चलता है। नंबर फर्स्ट, डाटा की इंस्ट्रक्शन की फैचिंग होती है मेमोरी से। नंबर सेकंड क्या होता है? उस इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है। नंबर थर्ड क्या होता है? उस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है। नंबर फोर्थ क्या होता है? उस जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर कर दिया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल ऐसे चलता है। आई होप आपको यह सब आज सारा समझ आया होगा, जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है तो सारा समझ आया होगा। तो आज फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। आप इसको फिर से अच्छे से समझिए कि आज मैंने क्या पढ़ा है। मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा, इसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको पूछा जाएगा कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स कुछ दिए जाएंगे 3-4, उसमें कुछ एक वो चीज़ दी जाएगी जो मदरबोर्ड के अंदर नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि सीमॉस बैटरी होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स इसके अंदर होते हैं, बियोस चिप भी होती है, पीसीआई स्लॉट्स भी होते हैं, फैंस भी होते हैं, प्रोसेसर चिप भी होती है, बसेस भी होती है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा बसेस के बारे में, इंटरनल बस क्या होती है। ओके, जो सिस्टम, जो हमारे पास सिस्टम मेमोरी और सीपीयू को कनेक्ट करके रखती है उसको इंटरनल बस बोलते हैं। इसको और सिस्टम बस भी कहा जाता है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस। कंट्रोल बस का क्या काम होता है कि हम इसके थ्रू क्या होता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस बस का काम होता है कि एड्रेस को कैरी आउट करके ले जाना, एड्रेस को कैरी करना। ओके, डाटा बस का काम होता है कि डेटा को कैरी करना। ओके, ये 3 काम होते हैं, 3 बसेस के ये काम होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, सॉकेट्स हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, ये कंप्यूटर के साथ इनको कनेक्ट करके रखते हैं। एक्सटर्नल बस को और क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस, दो, इंटरनल बस को सिस्टम बस कहा जाता है और एक्सटर्नल बस को एक्सपेंशन बस कहा जाता है। उसके बाद हमने मशीन साइकिल के बारे में पढ़ा कि ऑपरेंड्स को फेच करना रजिस्टर से, उसके बाद उस पर ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना और उसके बाद क्या, उस रिजल्ट को फिर से रजिस्टर में स्टोर कर देना। इस पूरे साइकिल को हम मशीन साइकिल बोलते हैं। इसमें जितना भी टाइम लगता है उसको मशीन साइकिल कहा जाता है। ओके, देन हमने पाइपलाइनिंग पढ़ा। पाइपलाइनिंग से क्या होता है कि CPU की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, स्पीड, एग्जीक्यूशन की स्पीड वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पैरेलली बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। सीरियली नहीं होता है, पैरेलली बहुत सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है और एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। पाइपलाइनिंग को और क्या कहा जाता है? इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। ओके, पाइपलाइनिंग को और क्या कहा जाता है? इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। उसके बाद हमने पढ़ा सॉकेट्स। सॉकेट्स में हमने क्या पढ़ा? सॉकेट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं चिप में।
मदरबोर्ड के अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, चिप के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मदरबोर्ड के बाद में चिप्स को कनेक्ट किया जाता है, पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाता है सॉकेट्स के अंदर। ओके, देन इंस्ट्रक्शन साइकिल हमने पढ़ा। इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमने 4 बेसिक पढ़े, कैसे कैसे साइकिल चलता है। फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है। नंबर सेकंड, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। नंबर थर्ड क्या होता है कि उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि उस इंस्ट्रक्शन को बाद में कहीं स्टोर किया जाता है मेमोरी में। ओके, तो आज हमने फ़िलहाल इतनी ही डिस्कशन की, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जितना भी आज मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा, समझ अच्छे से आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ों में डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको किन किन चीज़ों में डाउट रहा है। तो और इसके साथ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।